हाय ऑल। सो नाउ वी विल बी सॉल्विंग हिंदी। ठीक है, आपका सेम पेपर है 23 जैन 2023 और यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है लेवल 2 वालों के लिए है, लेकिन लैंग्वेज 1 है, जिन्होंने लैंग्वेज 1 ली थी। दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्न के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। पानी का चंचल रूप है नदी। यह वह जीवन रेखा है जो अपने कछार में बसे लोगों को जीवनदायी जल प्रदान करती है। जिस भूमि पर केवल वर्षा के जल से खेती होती है उसे देव मात्रक, और जो जमीन केवल वर्षा के भरोसे न रहकर नदी के पानी से सिंचित होती है उसे नदी मात्रक कहा गया है। उन दिनों नदी का पानी मछलियों से लबालब रहता था। नदी तट पर बसने का यह बहुत बड़ा आकर्षण था। वह एकमात्र ऐसा आहार था जो 12 महीने मिलता था, पीने के लिए पानी और खाने के लिए मछली और खेती के लिए उपजाऊ मिट्टी जिसे नदी बाढ़ के समय बहाकर लाती है। पहले के लोगों के लिए इससे बड़ा वरदान भला और क्या हो सकता था। नदी के कारण कृषि संभव हुई। जो शिकारी था वह किसान बन गया। उसे शिकार की भागदौड़ से मुक्ति मिली। वह एक जगह पर जाकर बसकर कला, धर्म, आध्यात्म, विज्ञान और साहित्य की ओर अग्रसर हो सका। मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ आया। पानी का चंचल रूप है नदी। इस वाक्य का आशय है नदी का पानी स्वच्छ होता है, नदी का पानी उफान पर रहता है, नदी का पानी निरंतर गतिमान रहता है और नदी का पानी शरारती होता है। तो पानी का जो चंचल रूप है वो है नदी। इस वाक्य का मतलब है कि जो नदी का पानी है वो निरंतर कैसा रहता है, गतिमान रहता है। ठीक है, नदी का पानी कभी भी सस्टेनेबल नहीं होता। देव मात्रक खेती होती है जब खेतों को नहर के जल से सींचा जाता है, खेतों को तालाब के जल से सींचा जाता है, खेतों को केवल वर्षा के जल से सींचा जाता है, खेतों को नदी के जल से सींचा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जब खेतों को केवल वर्षा के जल से सींचा जाता है तो उसे हम बोलते हैं देव मात्रक खेती। यहाँ पे लिखा भी है जब केवल वर्षा के जल से खेती हो तो उसे क्या बोलते हैं, देव मात्रक। नेक्स्ट है मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन कब आया। जब मनुष्य ने शिकार करना सीख लिया, जब मनुष्य ने खेती करना सीख लिया, जब मनुष्य ने नदियों से मछली पकड़ना सीख लिया और जब मनुष्य को अन्न की पहचान हो गई। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जब मनुष्य ने खेती करना सीख लिया था तब उनके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आ गया था। नेक्स्ट है आपका नदी को जीवन रेखा कहा गया है, क्यों। नदी जो है उसको लाइफ लाइन क्यों बोला है। नदी मनुष्य की आयु में वृद्धि करती है। नदी एक रेखा की भांति बहती है। नदी का जल नदी के आसपास रहने वाले मनुष्य को जीवन प्रदान करता है और नदी जीवन की रेखा में वृद्धि करती है। तो यहाँ पे नदी का जो जल होता है वो नदी के आसपास रहने वाले जो मनुष्य हैं उनको जीवन प्रदान करती है। सो द ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वारी, तटिनी, सरिता और सलिला। तो नदी जो है उसका पर्यायवाची क्या होगा आपका, तटिनी होता है, सरिता होता है और सलिला होता है। ये तीनों याद रखिएगा, लेकिन वारी जो होती है वो नदी का पर्यायवाची नहीं है। सो द ऑप्शन 1 विल बी इनकरेक्ट। नेक्स्ट है समूह से भिन्न शब्द है। सिंचित, सींचना, सिलना और सीखना। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ग्रुप से अलग वर्ड जो है वो है सिंचित। ठीक है, सींचना क्या होता है, एक प्रोसेस होती है, क्रिया है। सिलना क्रिया है और सीखना क्रिया है। लेकिन सिंचित क्या होता है, एक विशेषता होती है। कैसे, सिंचित खेत यानी कि सींचा हुआ खेत। तो खेत क्या है यहाँ पे, विशेष है, और सिंचित क्या है, विशेषता। तो सिंचित आपका विशेषता होती है, बाकी ये तीनों क्या है, आपकी क्रिया। नेक्स्ट है नदी तट पर बसने का सबसे बड़ा आकर्षण था। खेती के लिए उपजाऊ भूमि, नदी तल का सिंचाई के लिए उपयोग, नदी के किनारे के रमणीक दृश्य, नदी में मछली की बहुलता से उपलब्धि। तो यहाँ पे नदी में मछलियों की जो उपलब्धता थी बहुत ज़्यादा, वही नदी तट पर बसने का सबसे ज़्यादा एक आकर्षण केंद्र था। क्लियर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 98। किसके कारण कृषि संभव हुई। जल, तालाब, सरोवर और नदी। तो जो कृषि है वो किसके कारण संभव हुई थी, आपकी जो नदी है, नदी के कारण कृषि जो है वो संभव हो पाई थी। ठीक है, ये तो यहाँ पे लिखा ही है कि नदी जो है उसके कारण, सब जगह आप देखेंगे तो नदी को ही मेंशन किया है। ठीक है, तो ये क्या है, नदी जो है वही नदी के कारण आपकी कृषि संभव हुई थी। ये रहा आपका आंसर। नेक्स्ट है 12 महीने में रेखांकित शब्द है। 12 महीने जो है इसमें जो रेखांकित शब्द है वो एग्जैक्टली क्या है। विशेषण दिया है। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण होता है जहाँ पे आता है यह, तुम, तू, वह, ये सब होता है आपके सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक जहाँ पे गुण बताया जाए, सुंदर लड़की,
खूबसूरत लड़का, मोटा लड़का, पतली लड़की, ये सब क्या है, इंटेलिजेंट लड़का, ये सब गुणवाचक होते हैं। संख्या जहाँ पे पर्टिकुलर नंबर की बात आए, जैसे 1 2 3 4 5, ये क्या है, पर्टिकुलर नंबर है। और यहाँ पे क्या है, 12, 12 क्या है, पर्टिकुलर नंबर है, दैट इज संख्यावाचक। परिमाणवाचक होता है जहाँ पे नाप तोल की बात होती है, जैसे 1 किलो, 2 किलो, 1 लीटर, 2 लीटर, 1 गज, 2 गज, ये सब क्या होता है, परिमाणवाचक, ठीक है। और संख्यावाचक जहाँ पे पर्टिकुलर नंबर्स आते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। दिए गए पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्न के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यह धरती कितना देती है, धरती माता कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों को। नहीं समझ पाया था मैं उसके महत्व को बचपन में, छी स्वार्थ लोभवश पैसे बेकार। रत्न प्रसविनी है वसुधा, अब मैं समझ चुका हूँ। इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं, इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं, इसमें मानव ममता के दाने बोने हैं, जिससे उगल सके फिर धूल सुनहरी फसलें। मानवता की जीवन श्रम से हंसे दशाएं, हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। तो बेसिकली इसमें एक मैसेज भी कन्वे करने की कोशिश की है कि आप जैसा बोते हो वैसा ही आप पाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया है कि धरती के अंदर जब हम नए बीज को बोते हैं तो उसमें नई नई फसलें उगती हैं, ठीक है। आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना अच्छा क्रॉपिंग प्रोडक्शन होगा, उतनी ज़्यादा फसल होगी। तो वसुधा जो है वो स्वार्थ से हट के क्या करती है, हमको फल फ्रूट वगैरह जो है अनाज प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, रत्न प्रसविनी है वसुधा, इससे क्या तात्पर्य है। धरती में केवल रत्न ही रत्न है, धरती रत्नों की खान है, धरती रत्नों को पैदा करती है, धरती में बहुत सारे खनिज पदार्थ हैं। तो जो हमारी अर्थ है उसमें बहुत सारे क्या है, खनिज पदार्थ प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 101, हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे, इसका क्या निहितार्थ है। अच्छे बीज बोने होंगे, अच्छी फसल पैदा करनी होगी, सद्भाव से रहना होगा और सामर्थ्य को बढ़ाना होगा। तो यहाँ पे होगा आपका, जैसे आप रहोगे सामने वाले का बिहेवियर आपके लिए वैसा ही हो जाता है। तो यहाँ पे हमें सद्भाव से रहना होगा। नेक्स्ट है आपका, हमें मानव मात्र से प्रेम करना चाहिए। यह भाव कविता के किस पद से प्रेषित हो रहा है। सच्ची समता, मानव ममता, जन की क्षमता और धरती माता। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर मानव की ममता, ठीक है। क्योंकि यहाँ क्या है, हमें मानव मात्र यानी कि मानव से आपस में एक दूसरे से प्रेम से रहना चाहिए। तो यहाँ पे मानव की जो ममता है उसको, उस भाव को यहाँ पे प्रदर्शित किया है। नेक्स्ट है, समाज में किस गुण की उपस्थिति को महत्व नहीं दिया गया है। समता, ममता, मानवता और वसुधा। तो जो वसुधा है उसमें गुण जो है, मतलब ये धरती का एक गुण है, धरती है वसुधा। समता, ममता और मानवता जो है वो मानव के गुण है, इसलिए यहाँ पे वसुधा जो है उसको महत्व नहीं दिया गया है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 104, धरती का पर्यायवाची क्या नहीं है। ओके 103 हुआ आपका, 103 है आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 and 102 is your option number 2. Okay, next is your question number 104. धरती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अवनी, मही, धरा और मोदिनी। तो अवनी होता है धरती का पर्यायवाची, क्लियर। मही होता है, धरा होता है, ये तीनों धरती के पर्यायवाची हैं। लेकिन मोदिनी जो है वो धरती का पर्यायवाची नहीं होता है, क्लियर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 105, विशेषण विशेष्य का उदाहरण है। विशेष्य होता है आपका संज्ञा शब्द और जिसकी विशेषता वो बताता है, दैट इज योर विशेषण। जीवन, श्रम, सुनहरी फसल, धरती माता, मानव ममता, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर विशेषण विशेष्य मालूम करना है तो बीच में कैसा लगा दीजिए, ठीक है। जैसे अगर मैं पूछूं कैसी फसलें, सुनहरी फसलें, आंसर मिल गया आपको। तो यही क्या है, आपका विशेषण विशेष्य है। जीवन श्रम क्या होता है, जीवन का श्रम, धरती माता, मानव की ममता, ये विशेषण विशेषण नहीं है। अगर पूछे माता कैसी है, धरती है, तो ये तो आंसर ही नहीं मिला। लेकिन यहाँ पे पूछे फसलें कैसी है, सुनहरी है, तो यहाँ क्या होगा, ये विशेष्य है और इसकी विशेषता कैसी है, सुनहरी फसलें। अब यहाँ से आपकी पेडागोजी स्टार्ट है। नीचे कॉलम ए में कक्षा 6 से 8 तक के लिए भाषा की कुछ गतिविधियाँ दी गई हैं, उनका संबंधित भाषा शिक्षण सिद्धांत से मिलान करें और सबसे ज़्यादा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। भूमिका निर्वहन, जिसमें रोल प्ले किया जाता है, किसी का कैरेक्टर कोई बच्चा प्ले करता है। सारांशीकरण, समराइजेशन, जब आप किसी भी पूरे चैप्टर का, गद्यांश का, स्टोरी का छोटा सा रूप दे देते हैं। निर्देशित कथा लेखन, जिसमें आप कथा जो है उसको जब टीचर इंस्ट्रक्शन देता है तो उस तरीके से उसको लिखा जाता है। भाषा पत्रिका, लैंग्वेज न्यूज़पेपर जो होते हैं। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा, हिंदी में अगर देखें इसको, ओके, तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर भूमिका निर्वहन। क्या होता है आपका, गद्यात्मक अधिगम।
मतलब इसमें एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है। गद्यात्मक मतलब फिजिकल लर्निंग, आप कोई भी चीज़ करके सीख रहे हो। सारांशीकरण होता है आपका रचनावादी उपागम, ठीक है। क्यों? क्योंकि रचनावादी होता है जहाँ पे आप अपने दिमाग का यूज़ करते हो। दिमाग का यूज़ करके समराइजेशन में क्या होगा, पहले आप उस चीज़ को पढ़ रहे हो ध्यान से, उसके बाद आप उसको छोटी फॉर्म में डिफाइन कर रहे हो। निर्देशित जो कथा लेखन होता है वो होता है आपका सहारा देना, ठीक है। मतलब कथा पठन होता है, उसमें निर्देशित जो कथा सहायक होते हैं दैट इज सहारा देना। भाषा पत्रिका जो होती है वो तरह तरह की पाठ्य सामग्री से आपको परिचित करवाती है। हम जब लाइब्रेरी जाते हैं तो वहाँ बहुत सारे ऑथर्स की बुक्स रखी रहती है, लिटरेचर बुक रहती है, तो वो क्या होता है आपका अलग अलग आप पाठ्य सामग्री से परिचित होते हैं। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 3। भूमिका निर्वहन, आप एक्टिविटी करते हैं तो ये गत्यात्मक अधिगम हुआ। सारांशीकरण, इसमें रचनावादी उपागम इन्वॉल्व होता है, ये एक कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच होती है। निर्देशित कथा लेखन, किसी चीज़ को सहारा देना होता है। भाषा पत्रिका, तरह तरह की पाठ्य सामग्री से परिचय। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अधिगम रचनावादी उपागम का उदाहरण है? परियोजना कार्य, पैटर्न का अभ्यास, व्याकरण अनुवाद और आगमनात्मक विधि। तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट वर्क होता है ना, इसी में हम क्या करते हैं, रचनावादी उपागम को यूज करते हैं। यही आपकी कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच होती है, जिसमें आप किसी भी बच्चे को जब प्रोजेक्ट देते हैं तो बच्चा क्या करता है, खुद से डिस्कवरी करके उसको एनालाइज करता है और एनालाइज करके उसको ड्राफ्ट करता है, मतलब उसको अच्छे से बनाता है। ग्रामर ट्रांसलेशन जो होता है वो एक ग्रामर ट्रांसलेशन एक टारगेट लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए आपका एक मेथड होता है। इंडक्टिव अप्रोच अलग होती है, इसमें उदाहरण से आपको नियम की तरफ ले जाया जाता है, ठीक है। पैटर्न्स जो होते हैं उसमें पर्टिकुलर एक जैसे स्वर वाले पैटर्न्स का अभ्यास आपको करवाया जाता है, जिससे आप शब्दों में डिस्क्रिमिनेट करना सीख जाएं। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट वर्क जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नीचे भाषा अधिगम से संबंधित 4 व्यवस्थाएं दी गई हैं, उस विकल्प को चयन करें जो नेटिविज्म यानी कि प्रकृतिवाद के तर्कों से संबंधित है। भाषा अधिगम में प्रकृति की कोई भूमिका नहीं है। बच्चे भाषा अधिगम उपकरण के साथ जन्म लेते हैं। भाषा प्रतिमान के अभ्यास से अधिगम को पुनर्बलन मिलता है। बच्चे अपने अभिभावकों से भाषा सीखते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि जो बच्चे होते हैं ना वो भाषा अधिगम उपकरण के साथ जन्म लेते हैं। अगर आपने एक ऑथर का नाम सुना हो जिसे हम बोलते हैं नाओम चॉम्स्की, ठीक है, उन्होंने क्या बोला था, एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है जिसे हम बोलते हैं एलएडी। इसमें बच्चे के अंदर इन्नेट क्वालिटी होती है, यानी कि जन्मजात क्षमता होती है कि बच्चा चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सके। बच्चा हर भाषा को किसी भी स्टेज पे लर्न कर सकता है। क्यों? क्योंकि हर लैंग्वेज को लर्न करने के लिए बच्चे के अंदर ये इन्नेट क्वालिटी होती है। क्लियर? तो यहाँ पे जो प्रकृतिवाद है वो क्या है, नाओम चॉम्स्की ने वो क्या बोला कि बच्चे इन्नेट क्वालिटी यानी कि जन्मजात, तो बच्चा नेचुरली लैंग्वेज को एक्वायर करता है। तो ऑप्शन 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ये जो लाइन लिखी हुई है ना, भाषा प्रतिमान के अभ्यास से अधिगम को पुनर्बलन मिलता है, दैट इज कॉल्ड योर लैंग्वेज लर्निंग, जहाँ पे आप बच्चे को बार बार ड्रिल के थ्रू लैंग्वेज को रटाते हैं। नीचे दी गई गतिविधि पढ़ें और पहचान करें कि यह श्रवण के किस उपकौशल का विकास कर रही है। अध्यापिका कविता पढ़ती है, टीचर ने पोयम पढ़ दी, उसके बाद बच्चों से कहती है कि कविता में उस विचार बिंदु की पहचान करें जो बाकी सभी विचारों से समर्थित है। समर्थित वर्णन के लिए बारीकी से पठन, मुख्य विचार बिंदु के लिए सारांशीकरण, निष्कर्ष निकालना, सार्वभौमिक समझ बनाना। तो यहाँ पे टीचर ने क्या किया है, पहले खुद ने कविता पढ़ी, फिर बच्चों से बोला कि इस पूरी पोयम में से उस टॉपिक को निकालो जो बाकी सारे विचार जो हैं। लेट सपोज अगर आप कोई पूरी पोयम पढ़ रहे हैं तो एक पर्टिकुलर लाइन ऐसी होती है जो उस पूरी पोयम को डिफाइन कर देती है, वो होता है आपका मुख्य विचार बिंदु के लिए सारांशीकरण। मतलब जब हम किसी टैगलाइन जो हम बनाते हैं ना, ठीक है, तो वो टैगलाइन क्या करती है, आपकी पूरी पोयम को डिफाइन करती है। दैट इज कॉल्ड मेन जो पॉइंट है उसके लिए उस चीज को समराइज करना। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए परीक्षणों को पढ़ें और सबसे ज्यादा उपयुक्त विकल्प का चयन करें जो उस उद्देश्य की पहचान करे। कहानी का मुख्य नायक कौन है, लेखक हमें अपनी कहानी क्यों सुना रहा है, कहानी के वर्णन के आधार पर मुख्य नायक का मौखिक रूप से शब्द चित्र प्रस्तुत करें, कोई 2 कारण बताएं कि अमुक व्यक्ति कहानी का मुख्य नायक क्यों है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आपसे ये जानने की कोशिश की है कि ये आपको सारे परीक्षण पढ़ने हैं, ये कोई टेस्ट है, ठीक है, और उस पर्टिकुलर आपको जो ऑप्शन है उसका मतलब उससे मिलान करना है जो उस पर्पस को फुलफिल कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे पूछा है उद्देश्य की पहचान यहाँ क्या कर रहा है, इनमें से कौन उद्देश्य की पहचान कर रहा है। पाठ्य सामग्री में से केवल एक ही सूचना प्राप्त कर रहा है,
पाठ्य सामग्री में से बहुत सी सूचनाएं प्राप्त कर रहा है और उसको निष्कर्ष निकाल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि कहानी जो है उसका मुख्य नायक कौन है, तो मेन नायक एक ही होता है, अलग तो होगा नहीं ना, हीरो सिर्फ एक ही होता है पूरी फिल्म में। तो पूरी पाठ्य सामग्री में से केवल एक ही सूचना प्राप्त करना, आप एक ही इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो। कहानी के वर्णन के आधार पर लेखक हमें कहानी क्यों सुना रहा है, सॉरी बी क्या है, लेखक हमें कहानी क्यों सुना रहा है, तो इसके पीछे कोई उद्देश्य होगा ना, कोई पर्पस होगा, तभी तो वो हम उसको मालूम कर पाएंगे। तो इसका क्या होगा, आपका उद्देश्य की पहचान करना कि लेखक हमें कहानी क्यों सुना रहा है। कहानी के वर्णन के आधार पर मुख्य नायक का मौखिक रूप से शब्द का चित्र प्रस्तुत करना। तो यहाँ क्या है, पाठ्य सामग्री में बहुत सी इंफॉर्मेशन को निकालना। क्यों? क्योंकि जब आप कहानी सुनोगे उसके आधार पर आप मेन जो हीरो है उसका मौखिक रूप से शब्द चित्र प्रस्तुत कर रहे हो, आप वर्बली उस चीज को बोलोगे। कोई दो कारण बताओ कि अमुक व्यक्ति जो है वो मुख्य कहानी का मेन नायक क्यों है, ये होता है निष्कर्ष निकालना। क्लियर? अब यहाँ पे ध्यान से समझिए। पहला है उद्देश्य की पहचान। किसी भी ऑब्जेक्ट की पहचान आप कैसे करोगे कि लेखक हमें कहानी क्यों सुना रहा है, उसके पीछे का पर्पस क्या है। कोई चीज अगर कोई बोल रहा है तो उसके पीछे कोई रीजन तो होगा ना। कहानी का मुख्य नायक क्या है, कौन है, तो इसका एक पर्टिकुलर आंसर होगा। तो कोई भी कारण बता के एक ही इंफॉर्मेशन आप निकलवा रहे हैं। कहानी के वर्णन के आधार पर मेन जो हीरो है उसका मौखिक रूप से शब्द चित्र प्रस्तुत करना है। तो उसमें क्या होता है, आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन को गेन करते हैं। कोई दो रीजन बताइए कि यही व्यक्ति कहानी का हीरो क्यों है, तो इसमें हम क्या करते हैं, निष्कर्ष को निकालते हैं। सो द ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है भाषा अधिगम में सही व्याकरणिक रूप जो हैं उनकी पहचान करने के लिए विस्तृत गहन पठन किस प्रकार से मदद करता है। मतलब जो लैंग्वेज लर्निंग है उसमें जो ग्रामर फॉर्म होती है उसकी पहचान करने के लिए जो आपका एक्सटेंसिव रीडिंग होती है वो कैसे मदद करती है। चेतन रूप में सही तरीके से अंग्रेजी सीखने में मदद करता है। शब्द भंडार और सही संरचनाओं के पर्याप्त अवसर देता है। पाठकों को भाषा सही करने के लिए व्यवस्थित अवसर देता है। पाठकों को अपने सही तरीके से क्रियाशील शब्दावली विकसित करने में मदद करता है। तो यहाँ पे अगर आपको ग्रामेटिकल फॉर्म को पहचानना है किसमें, विस्तृत गहन पठन में, तो उसके लिए जरूरी है कि शब्द भंडार यानी कि जो डिक्शनरी है और सही संरचना जो है वो आप जल्दी जल्दी पढ़ते पढ़ते गेन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको सही से व्याकरणिक रूप की पहचान करनी है कब, जब आप विस्तृत गहन पठन कर रहे हैं, तो वो आपकी कैसे हेल्प करेगा, शब्द भंडार को इम्प्रूव करने में, और सही जो वाक्य संरचना है उसके लिए वो आपको पर्याप्त अवसर देता है। सो द ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। पठन बोध प्रश्न जो होते हैं उसके लिए शिक्षार्थी, तो पठन बोध प्रश्नों के लिए यानी कि पढ़ने में जो हम समझ सकें ऐसे प्रश्नों के लिए शिक्षार्थी अपने मस्तिष्क में मातृभाषा में अनुवाद करता है, भाषा के सौंदर्य की सराहना करता है, पाठ्य सामग्री में से अर्थ का निर्माण करता है, शब्दकोश में से अर्थ खोजता और पढ़ता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी लिखा होता है जब आप उसका अर्थ का निर्माण करते हैं दैट इज मोर इम्पोर्टेंट इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ रीडिंग। लेट सपोज आप ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपको इसका मीनिंग निकालना आना चाहिए ना पढ़ते वक्त। तो ये क्या है, पाठ्य सामग्री में अर्थ का निर्माण करना। नेक्स्ट है शिक्षा की मिश्रित व्यवस्था में भाषा अध्यापक को कौन से कौशल समूह की जरूरत होगी। सबसे ज्यादा उपयुक्त कौशल समूह का चयन कीजिए। मिश्रित व्यवस्था है, ठीक है, उसमें जो लैंग्वेज टीचर है उसको कौन से कौशल समूह जो है उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। सबसे पहले तो जो भी लैंग्वेज टीचर है उसको उसकी लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, लेट सपोज कोई हिंदी टीचर है, इंग्लिश टीचर है, तमिल टीचर है, तेलुगु टीचर है, तो उसको कंप्यूटर शिक्षा नहीं, सबसे पहले उसको उसके विषय का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, फिर उस सब्जेक्ट को वो बच्चों को पढ़ाएगा कैसे, कौन से अप्रोच यूज करेगा, कौन सा मेथड यूज करेगा। फिर होता है आपका शिक्षण शास्त्रीय ज्ञान यानी कि पेडागोजी नॉलेज। फिर होती है डिजिटल दक्षता कि कंप्यूटर वगैरह जो है, जो भी डिजिटलाइजेशन आजकल प्लेटफॉर्म है उसको वो यूज कर सके। सो द ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। जो जूम मीटिंग होती है वो डिजिटल दक्षता का ही पार्ट होता है। इंटरनेट अरेंजमेंट इज ऑल्सो डिजिटल प्रोसेस। वृत्ताकार पाठ्यचर्या जिस पर सभी भारतीय भाषाओं की पाठ्य पुस्तक आधारित होती है, इसका क्या लाभ है। प्रश्न के उत्तर हेतु सबसे ज्यादा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। विचार और अवधारणाएं इसमें क्या हैं। अध्यापन की सुगमता की दृष्टि से सरल से जटिल की ओर पाठ्यक्रम। क्रियान्वयन की सुगमता की दृष्टि से विद्यालय सत्र के अनुसार कार्यक्रम। स्तरवार और स्तर लेखन
लेकिन आवश्यकता के अनुसार पुनरावलोकन के लिए प्रावधान, उचित आकलन के लिए परीक्षा पैटर्न के अनुसार क्रम। जो वृत्ताकार पाठ्यक्रम होता है ना, उसमें क्या होता है, चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। जिसमें जितनी भी इंडियन लैंग्वेज है, यानी कि भाषा संगम जो इंडियन प्रोजेक्ट चलता है भारतीय सरकार की तरफ से, उसी में क्या है, सभी भारतीय भाषाओं की जो पाठ्य पुस्तक है वो आधारित होती है किस पे, वृत्ताकार पाठ्यचर्या पे। तो यहाँ पे पूछा है कि इसका मेन प्रॉफिट क्या है, क्यों इसको यूज किया जाता है। इस प्रश्न के उत्तर के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए और इसमें विचार और अवधारणाएं जो है वो क्या है, क्यों हम इसको यूज कर रहे हैं। पहली बात तो जो लेवल होता है बच्चे का, उसके हिसाब से हम इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा, ये कंटिन्यूअस होता है, ठीक है, लेकिन जहां जरूरत होती है वहां हम इसका पुनरावलोकन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा कि जो वृत्ताचार पाठ्यचर्या होती है उसमें स्तरवार और सतत स्टडी होती है, लेकिन जहां जरूरत हो वहां इसका पुनरावलोकन किया जा सकता है। उस विकल्प का चयन करें जो अधिगम और अर्जन के बीच के अंतर को सबसे ज्यादा उपयुक्त तरीके से पूरा करता है। अधिगम होता है जहां पे आपको एक ट्रेनर की जरूरत पड़ती है और एक पर्टिकुलर जगह पे आप अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। और अर्जन होता है एक नेचुरल प्रोसेस होती है, आप अपने आप किसी भी चीज को अर्जित करते हैं। अधिगम है और अर्जन है, ठीक है। तो अधिगम जो होता है वो क्या होता है, आपका एक सोच विचार कर निर्देशात्मक प्रोसेस होती है। टीचर आपको इंस्ट्रक्शन देगा और तब आप उस चीज को गेन करते हैं, ये होता है अधिगम। अर्जन होता है जो अपने आप हो और नेचुरल हो। लेट सपोज आपकी फैमिली में हिंदी बोली जाती है, ठीक है, किसी फैमिली में तमिल बोली जा रही है, तो बच्चा क्या करेगा, उस लैंग्वेज को अपने आप एक्वायर कर लेगा, वहां उसको अलग से कुछ ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर लैंग्वेज लर्निंग की बात करें, लेट सपोज अब आपको इंग्लिश सीखनी है, तो इंग्लिश क्या होगी, इंस्ट्रक्शनल होती है। टीचर आपको इंस्ट्रक्शन देगा, आप सोच विचार के उस लैंग्वेज को सीखेंगे। सो द ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। एक अध्यापिका विद्यार्थियों को संरचनात्मक संकेत जैसे शब्द भंडार, कल्पना, साहित्यिक तत्व, इनका इस्तेमाल करके कविता की मनोदशा के बारे में लिखने के लिए कहती है। बच्चे किस कौशल का प्रयोग करेंगे, विस्तृत वर्णन के लिए बारीकी से पठन, मुख्य विचार बिंदु के लिए सरसरी तौर पर पठन, निष्कर्ष निकालना, सार्वभौमिक बोध। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि यहाँ पे क्या करा है, टीचर जो है वो बच्चों को संरचनात्मक संकेत दे रही है, जैसे डिक्शनरी, इमेजिनेशन, साहित्यिक तत्व और कविता की जो मनोदशा है उसके बारे में वो उसको लिखने के लिए कह रही है। तो बच्चा यहाँ पे कौन से कौशल है जिनको यूज कर रहा है, तो बच्चा यहाँ पे एक तो आपका जो विस्तृत वर्णन है उसके लिए बहुत इंटेंसिव रीडिंग करेगा, मतलब बहुत गहन तरीके से उस चीज का पठन करेगा। तो ये पॉइंट तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। मुख्य विचार बिंदु के लिए सरसरी तौर पर पठन, ये भी बिल्कुल सही है कि मेन टॉपिक के लिए वो क्या करेगा, जल्दी जल्दी चीजों को देखेगा। वो इंटेंसिव रीडिंग भी करेगा और वो एक्सटेंसिव रीडिंग भी पैरेलली करेगा, क्योंकि उसको डिक्शनरी, कल्पना, साहित्यिक, इन सबको देखना है। निष्कर्ष निकालना, बच्चा यहाँ पे निष्कर्ष नहीं निकाल रहा है क्योंकि समराइज रीडिंग के लिए जरूरी है कि वो बहुत डीप स्टडी करे और बहुत ही इंटेंस तरीके से उस चैप्टर को फिनिश करे। लेकिन सार्वभौमिक बोध जो होता है, जहाँ पे हम यूनिवर्सल अंडरस्टैंडिंग निकाल लेते हैं। कैसे, कोई भी अगर चैप्टर है या कोई भी पोयम है तो हम उसको जल्दी जल्दी पढ़ के उसका एक छोटा सा सार निकाल लेते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन ए, बी, डी एंड करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय में द्वितीय भाषा अधिगम कौशल का भाग नहीं है, यानी कि जो सेकेंडरी लैंग्वेज लर्निंग है उस स्किल का ये पार्ट नहीं है। प्रश्न पूछना और उत्तर देने की योग्यता, अभिव्यक्तिपूर्ण हाव भाव और तरह तरह के शब्दों का प्रयोग, शब्दों और वाक्यों में अभिव्यक्त करना और कल्पना करना, मातृभाषा में अनुवाद करना, मातृभाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना। तो जो सेकेंडरी लैंग्वेज लर्निंग स्किल है उसमें क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और उत्तर देने की योग्यता होती है। अभिव्यक्तिपूर्ण हाव भाव होते हैं, जब तक आप हाथ से और मतलब अपनी बॉडी लैंग्वेज से किसी चीज़ को एक्सप्रेस नहीं करेंगे और जब तक आपकी वोकैब स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो आप सेकेंडरी लैंग्वेज पे कमांड कैसे करेंगे, शब्दों वाक्यों में अभिव्यक्त करना और इमेजिनेशन करना। लेकिन मातृभाषा में अनुवाद करना और मातृभाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना जो है वो द्वितीय भाषा अधिगम कौशल का पार्ट नहीं है, यह आपका जीटी मेथड जो है उसका एक पार्ट होता है। क्लियर। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है वो बिल्कुल इनकरेक्ट है। एक अध्यापिका बच्चों को एक आर्टिकल मौन रूप से पढ़ने के लिए कहती है, नए शब्दों पर ध्यान देने के लिए कहती है, उन शब्दों के अर्थ का अनुमान लगाने को बोल रही है और फिर डिक्शनरी से उनका अर्थ ढूंढने के लिए कह रही है। तो यहाँ पे कौन सा पठन कौशल जो है उसको ये विकसित करना चाह रही है।
तो यहाँ पे क्या है, आप किसी भी चीज़ का निष्कर्ष निकालते हो। क्लियर? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3। क्यों? क्योंकि पहले तो वो मौन रूप से पढ़ रहा है, ठीक है, फिर ध्यान देने के लिए कह रही है नए नए शब्दों पे, उन शब्दों का वो अर्थ लगाने का अनुमान कह रही है, फिर डिक्शनरी से उनके अर्थ ढूंढने के लिए बोल रही है। तो यहाँ पे जो रीडिंग स्किल डेवलप हो रही है दैट इज़ योर निष्कर्ष निकालना, कि इतना पढ़ने के बाद आपने क्या निष्कर्ष निकाला, आपको कौन कौन से नए वर्ड जो है वो मालूम चले। कक्षा 8 के विद्यार्थी के द्वारा की गई गलतियों का विश्लेषण करें और उचित कार्रवाई जो है उसका चयन करें। बहुत से विद्यार्थी रोजमर्रा की गतिविधि, पूर्व में किए गए कार्य और दृष्टिकोण और मंशा बताने के लिए क्रियाओं के सही रूप से प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो विद्यार्थी समझ नहीं पा रहे हैं, उन्हें नियम कंठस्थ करवा देना चाहिए, ये तो नेगेटिव है। वे बहुत पुरानी गलतियां हैं, सुधारा नहीं जा सकता, ऐसी कोई भी गलती नहीं होती जिसको आप सुधार ना सको। ये संरचनात्मक गलतियां हैं और सही नियमों का अधिक अभ्यास कराना चाहिए। ये प्रयोग से संबंधित गलतियां हैं, समय के साथ अपने आप दूर हो जाएंगी नहीं। ये क्या है? संरचनात्मक गलतियां हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा क्या कर रहा है, रोजमर्रा की गतिविधि जो है यानी कि डेली जो एक्टिविटी है, पूर्व में किए गए कार्य और दृष्टिकोण और मंशा बताने के लिए क्रियाओं का सही रूप से प्रयोग नहीं कर रहा है। तो ये स्ट्रक्चरल मिस्टेक है और इसका सही नियमों का अभ्यास आपको करवाना होगा जिससे बच्चा ये गलती ना करे। सो द ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। ठीक है। उच्च स्तरीय चिंतन कौशल, ठीक है, हाई लेवल की जो थिंकिंग होती है उसके संबंध में भाषा अधिगम के आकलन के लिए कौन सा जो है वो सबसे ज्यादा उपयुक्त तरीका है। दिए गए मौखिक संकेतों के आधार पर समाचार पत्र रिपोर्ट तैयार करना, दिए गए ऊपर नीचे वाले संकेतों के आधार पर क्रॉसवर्ड पहेली पूरी करना, आपके गांव में पानी की भीषणतम समस्या है, माता पिता पानी लेने के लिए दूर दूर तक जाते हैं, इस स्थिति का विश्लेषण करें और समाधान के लिए पंचायत अध्यक्ष को पत्र लिखें, अपने गांव में पानी के संकट पर एक आर्टिकल लिखें। तो यहाँ पे आपसे क्या बोला है, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल, ठीक है, हाई लेवल की थिंकिंग स्किल जो है उसको डेवलप करना है। तो यहाँ पे जो भाषा अधिगम है उसके आकलन के लिए जरूरी है कि आप बच्चे को क्रिटिकली सोचने के लिए मजबूर करें। तो आप क्या देंगे, गांव में पानी की प्रॉब्लम है, पेरेंट्स आपके दूर पानी भरने जाते हैं, इस कंडीशन को आपको पहले तो एनालाइज करना है और फिर इसके लिए आपको एक लेटर लिखना है, किसको, पंचायत अध्यक्ष को। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। सो आई जस्ट होप गाइस कि आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आया हो। कहीं पे कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। थैंक यू।